नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन और पर्यावरण मंत्री से मिलने का समय भी लिया है, और जिसमें कि आपको बता दें कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीनों के हस्तांतरण को लेकर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने रेल मंत्री से भी मुलाकात का समय मांगा है, और जिससे राज्य में विभिन्न विकास के परियोजनाओं पर बात जो है वो हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में इस समय आपदाओं का दौर भी जारी है, इसको लेकर केंद्र से मदद लगातार जो है मांगी जा रही है, और जिसमें कि आपको बता दें कि भावी सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र के सहयोग को मजबूत करना है। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं का सम्मान, खेल को प्रोत्साहन। दिल्ली दौरे में चूँकि पहले से मेरा कार्यक्रम तय है और मैं माननीय केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करने वाला हूँ। विशेषकर से रेखा आर्या जी यहाँ बैठी, उन्होंने 2 दिन पहले मुझे कहा था कि खेल विश्वविद्यालय में कुछ वन विभाग की भूमिका कोई अभी एनओसी हमको लेना है, तो मैं उसके लिए उनसे विशेष रूप से अनुरोध करने वाला हूँ। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करूँगा। साथ में स्वदेशी, जो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ का जो स्लोगन दिया है, उसके निमित्त एक भारत मंडपम में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करें। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज इसे पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ अहम आज इस दौरे को लेकर हो सकता है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली के दौरे पर जाते हैं, कुछ न कुछ राज्य के लिए बड़ी सौगात लेकर आते हैं, और ये कहा जा सकता है कि आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उनका वहां पर कार्यक्रम है, जिसमें कह सकते हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से उनके मुलाकात का समय यहाँ पर है। तो राज्य से जुड़े हुए जो विषय होंगे, उन विषयों पर बातचीत उनकी वहां पर होगी, और जो राज्य से संबंधित जो विकास की जो मांगे होंगी, उन मांगों को मंत्री जी के सामने रखने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि जो पूर्व का जो मुख्यमंत्री का जो अनुभव यहाँ पर रहा दिल्ली दौरे के दौरान, जो उनके बाद कार्यक्रम वहां पर है, तो ऐसे में राज्य के लिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात जरूर इस दौरे पर भी लेकर आएंगे। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मुलाकात का समय यहाँ पर रखा गया है, उनसे भी बातचीत यहाँ पर होगी, ताकि राज्य में जो सरकार के जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं चल रही है, उस पर निर्णय लिए जा सके। पार्टी संगठन के जो कार्यकाल है, उनको चीजों को रखने का काम उनके सम्मुख वहां पर किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि अब इस समय जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राज्य में जो पिछले दिनों जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आई है, जिससे बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर हुआ, उससे कैसे उभरा जा सकता है, कैसे राज्य में विकास का जो पहिया है उसको तेज गति से और घुमाया जा सकता है, जो आपदा के जो जख्म है कैसे उनको भरा जा सकता है, उसको लेकर बातचीत वहां पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है, और राज्यवासियों की उम्मीदें और निगाहें मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे पर टिकी हुई है कि उनकी तरफ से किस प्रकार से राज्य की जो परिस्थिति है उनको बताने का काम वहां पर दिल्ली में किया जाता है, और कैसे राज्य की जो स्थिति है उनको लेकर केंद्रीय मंत्री राज्य के लिए अपना सहयोग देने की बात यहां पर करते हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री के इन कार्यक्रमों से, मुख्यमंत्री की इन मुलाकातों से जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहां पर होने वाली है, उसका कितना लाभ उत्तराखंड राज्य को यहां पर मिल पाता है। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आज का दौरा है कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से केंद्र से जो है आपदाओं को लेकर मदद मांगी गई थी, और आज फिर से उनका एक बार दौरा है। तो क्या लगता है कि सहयोग जो है वो और भी मिलेगा? देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड की जो इस समय की जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, राज्य को जान और माल का जो बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, इससे पूर्व में जो विकास की योजनाएं राज्य में संचालित हो रही थी, उन विकास की योजनाओं को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है,
कैसे इन आपदा के जख्मों से उभरने का काम यहाँ पर सरकार कर सकती है, कैसे राज्य की जनता को और राहत यहाँ पर दी जा सकती है, उसको लेकर बातचीत जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सीधे तौर पर इसका असर ये समझा जा सकता है कि जो राज्य में जो विकास की योजनाएं जो चल रही है वो तो गतिमान होंगी। आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी योजनाएं यहाँ पर होंगी जो राज्य की जनता को सीधा लाभ यहाँ पर पहुंचा सकती है और विकास की जो गति है उसको बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में कह सकते हैं कि अब जल्द ही विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में समय कम बचा हुआ है और जो लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित करे थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये कह सकते हैं कि लगातार केंद्र के सहयोग की आवश्यकता यहाँ पर है। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान जरूर आश्वासन यहाँ पर मिलेंगे और राज्य में विकास को लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी कि किस प्रकार केंद्र के सहयोग से जो विकास का जो विकास की जो परियोजना है उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि चाहे वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े हुए विषय हों या फिर रेल मंत्रालय से जुड़े विषय हों या फिर ऊर्जा और दूसरे जो विभाग है उनसे जुड़े हुए विषय हो, उनके मंत्रियों से जब मुलाकात यहाँ पर करेंगे तो जरूर उन विषयों का जिक्र यहाँ पर होगा कि पूर्व में जो आश्वासन यहाँ पर दिए गए थे केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से वो किस रूप में जल्द से जल्द पूरे यहाँ पर किए जा सकते हैं। जो राज्य को इस समय आवश्यकता है बजट की, चाहे वो आर्थिक पैकेज के रूप में हो या फिर विकास के परियोजनाओं के रूप में हो, उसको पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार की जो मांगे हैं उसको केंद्र सरकार कितने जल्दी पूरा यहाँ पर कर सकती है। तो उन सब चीजों को लेकर कोशिशें यहाँ पर होगी और मुख्यमंत्री की तरफ से राज्य की जो वस्तु स्थिति है उसको रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उम्मीद बहुत सारी है और जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ ना कुछ बड़ी सौगातें वो लेकर जरूर आते हैं। तो इस बार भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद कुछ बड़ी योजनाओं की सौगात राज्य के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लाई जा सकती है जो राज्य की दिशा बदलने वाली कही जा सकती है। जी ठीक है, अब लगातार आप हमारे साथ बने रहें। मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश से देहरादून राज्य में तबाही लगातार मच रही है। आपको बता दें कि जिले में भारी बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गए हैं। आपको बताते चले कि घटनाओं में 6 लोगों की मौत और 11 लोगों के लापता होने की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में अलर्ट को जारी किया गया है और जहां पर टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी में येलो अलर्ट को जारी किया गया। तो आपको बताते चले कि देहरादून में जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है, इसमें 74 साल बाद सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और जिसमें सीजन में 24 घंटे में तीसरी बार 175 mm की बारिश को दर्ज किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जिस तरीके से उत्तराखंड के तमाम जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है, इसको लेकर प्रशासन जहां एक तरफ अलर्ट है तो वहीं मौसम विभाग की ओर से भी तमाम जिलों में अलर्ट को जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बीते 74 साल बाद सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और जिसमें इस सीजन की बात की जाए तो 24 घंटे में तीसरी बार 175 mm की बारिश को दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है, आपको बता दें कि तमाम जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है और जहां देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में अलर्ट को जारी किया गया है। आपको बताते चले कि लगातार टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी में भी येलो अलर्ट को जारी किया गया और जहां प्रशासन एक तरफ पूरे तरीके से अलर्ट है तो वहीं आपको बता दें कि राज्य भर में भारी जो बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। तो वहीं घटनाओं में 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं आपको बताते चले कि देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में अलर्ट जारी है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ अभय के अंतुरा जुड़े हुए हैं। तो अभय, जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम जिलों में बारिश का दौर जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है?
देखिए, उत्तराखंड में जो आसमान से जो बारिश है वो लगातार आफत के बारिश बनकर धरती पर उतर रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, पहाड़ों पर जो बारिश, ये कह सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है, उससे नदियों के बढ़ते जल स्तर से जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ने लगा है। जो तराई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जल भराव की समस्याएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप चाहे गंगा की बात कर लीजिए, यमुना की बात कर लीजिए, अलकनंदा की बात कर लीजिए, टोंस की बात कर लीजिए, ये वो सभी नदियाँ हैं जो अपने ये कह सकते हैं कि खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आने वाले दिनों में भी ये कह सकते हैं कि बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, तो ऐसे में उत्तराखंड में जो मुसीबत है वो कम होती हुई नहीं दिख पा रही है। ये देहरादून, बागेश्वर और ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद के लिए अभी भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा जो दूसरे जनपद है, चाहे आपका पौड़ी हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, आपके दूसरे जो जनपद है रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट यहाँ पर दिखाया गया है अगले 24 घंटे के लिए। तो ये समझा जा सकता है कि पहाड़ों पर अभी भी जो बारिश है वो लगातार वहाँ पर हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो भारी बारिश यहाँ पर हुई है, जिसके चलते विभिन्न घटनाएं यहाँ पर हुई है, चाहे वो भूस्खलन की हो, बादल फटने की हो, या नदियों पर बड़े जलस्तर की हो, जिसके चलते कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या हुई है। उन सभी के चलते विभिन्न घटनाओं में 6 लोगों की मौत अब तक यहाँ पर हो चुकी है। 11 लोग अभी भी लापता यहाँ पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि टिहरी हो, उत्तरकाशी हो या फिर पौड़ी हो, चमोली हो, इन जगहों पर विभिन्न जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है, जिससे भारी जान माल का नुकसान यहाँ पर हुआ है। और राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो लगातार युद्ध स्तर पर काम यहाँ पर कर रही है, लेकिन जो आसमानी जो बारिश है वो उस राहत और बचाव के काम में बाधा बनकर सामने आ पा रही है, जिससे पार पाने के लिए ये कह सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं, राहत बचाव की जो एजेंसियां, उनको बड़ी चुनौतियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को वर्चुअल रूप से निर्देशित करने का काम यहाँ पर किया गया था कि जो राहत बचाव के काम है वो युद्ध स्तर पर वहाँ पर होने चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं इस समय वहाँ पर जरूरत है, जिन मूलभूत सुविधाओं की, उसको तत्काल रूप से वहाँ पर पहुँचाने का काम किया जा सके। उसके लिए जो जरूरी जो चीज़ें, चाहे आपको हवाई सेवाओं का सहायता यहाँ पर लेनी पड़े या फिर जो दूसरी राहत बचाव की जो टीम है उनकी सहायता यहाँ पर लेनी पड़े, उसको तत्काल रूप से आगे लेने का काम वहाँ पर किया जा सके। जो प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल राहत पहुंचाने का काम वहां पर किया जा सके। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में पिछले 3 महीने के भीतर जो लगातार बारिश यहां पर हुई है, ये बारिश सामान्य से कई गुना ज्यादा यहां पर हो चुकी है। और अगर मौसम विभाग के आंकड़ों की हम बात करें तो अब तक 140% से ज्यादा बारिश यहां पर हो चुकी है, जो सामान्य से बहुत ज्यादा यहां पर कही जा सकती है। और यही वो आंकड़े हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जान माल का नुकसान यहां पर हो रहा है। भारी बारिश के चलते जो सड़कें हैं वो लगातार अवरुद्ध वहां पर हो रही है। लैंडस्लाइड के जो खतरे हैं वो वहां पर लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं। कई ऐसे चिन्हित स्थान थे जो पिछली बार भी लैंडस्लाइड के लिए संभावित जो स्थान थे, उसके अलावा भी इस बार कुछ और नए स्थान यहाँ पर चिन्हित किए गए, जहाँ पर भूधसाव या भूस्खलन की जो घटनाएं वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जनता को सावधान किया जा रहा है कि वो सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहाँ पर खतरे की संभावना सबसे ज्यादा बनी रह सकती है। और खासतौर पर जो चारधाम यात्रा में यहाँ दूसरे धार्मिक स्थलों पर यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वो परेशानियों से बचे रह सके। क्योंकि उत्तराखंड में मौसम अगले 4 से 5 दिन के भीतर की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर रहने वाली है, जो लगातार परेशानियां उत्पन्न यहाँ पर कर सकती है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार घटनाओं का दौर जारी है और जिसमें अब तक की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा 6 पहुंच चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी अब अटकलें बढ़ने लगी है, जिसमें कि आपको बता दें कि पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि नवरात्र के दौरान से पुष्कर सिंह धामी अपनी संशोधित
टीम की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाईकमान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले से ही चर्चा लगातार जारी है और पिछले कुछ दिनों से सीएम कार्यालय और कैंप ऑफिस में भी विधायकों का तांता लगा हुआ है। आपको बताते चले कि नए विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं 2 मंत्रियों को हटाकर संगठन की मजबूती पर भी काम सौंपने की चर्चा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की धरती पर चुनावी सभा में 2 दलों के युवराजों के द्वारा जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की माता पर टिप्पणी की गई, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उसे गलत ठहराया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि पूरे जीवन काल में पीएम मोदी की माता ने सच और सादगी का जीवन जिया, जबकि कुछ दलों के नेता अपनी राजनीति के लिए ऐसे अपशब्दों का बोलने का कार्य कर रहे हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुख्य मंच पर जिस प्रकार से 2 साहबजादों ने जो परलोक गमनवासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूँगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया और अपने बच्चों की परवरिश किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये गाली इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है, चाहे बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको। अब खबर मसूरी से है, जहां पर नागरिकों को न्याय की जानकारी देने की पहल मसूरी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देहरादून व तहसील विधिक सेवा समिति के द्वारा नगर पालिका सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ और जहां पर मुख्य अतिथि सिविल जज मनोज सिंह राणा ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं व निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना व उद्देश्य की जानकारी दी और संवाद योजना के अंतर्गत बच्चों व आदिवासियों को लाभ पहुंचाने की भी बात कही। देखिए, ये सब जो शिविर हम आयोजित करते हैं बेसिकली क्योंकि तहसील विधिक सेवा समिति तहसील स्तर पर, जिसका मैं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ, और जो ऑनरेबल नालसा की जो स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स के बारे में पब्लिक के बीच में जाके और जो गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनमें जाके एक लीगल अवेयरनेस कैंप जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें उन स्कीम्स के बारे में और जनरली आम पब्लिक को लीगली उनके राइट्स के बारे में, उनके ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर करते हैं और साथ साथ में इनकरेज करते हैं। ये एक तरीके से आप कहिए कि ये एग्जीक्यूटिव के बीच में और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके। ये ऐसा है कि निःशुल्क विधिक सहायता ये एक तरीके का उन सभी लोगों का अधिकार है जिनकी इनकम जो है वो सालाना 3 लाख रुपए से कम है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की अगर कीमत अगर इनकम अगर साल के 3 लाख रुपए से कम है, तो अगर कल को किसी भी तरीके का केस में वो अपना अगर पक्ष रखना चाहता है मुकदमे में, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। उसके लिए उसको एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है ऑनरेबल DLSA में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, और वहाँ पर अगर वो उस चीज़ के लिए अगर एलिजिबल अगर पाया जाता है तो वो उसकी एप्लीकेशन अलाउ होकर उसको फ्री लीगल एड मिलेगा, उसको निःशुल्क जो है वो अधिवक्ता उपलब्ध करवाए जाते हैं और किसी तरीके का कोई फीस उसमें उससे उस मुकदमे में उसका पक्ष रखने के लिए लिया नहीं जाता। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और जिसमें 1 सितंबर से निदेशालय में शुरू करेंगे आंदोलन। तो आपको बता दें चले कि शिक्षक दिवस का भी बहिष्कार करने के ऊपर विचार किया जा रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है और जिसमें कि शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है और जिसमें
शिक्षकों की हड़ताल से शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून में शिक्षक संघ इस समय नाराजगी जता रहे हैं और जहां पर उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन का आगाज कल से किया जाएगा, जहां 1 सितंबर को लेकर शिक्षक संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जिसमें कि आपको बता दें कि शिक्षकों की हड़ताल के चलते शिक्षक कार्य भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर राजकीय शिक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ऐसे सभी नेता, चाहे वे उम्मीदवार रहे हो या फिर पदाधिकारी, जिन्होंने चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और जिसमें कि पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों से ऐसे बगावती नेताओं की भी सूची मांगी है। कार्रवाई होगी। सारी रिपोर्ट हम जिलाध्यक्षों से मंगा रहे हैं। जिन लोगों ने पार्टी का समर्थन लेकर के चुनाव लड़ा, चाहे वो हमारे जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों, जो लोग पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं, और अगर उनका कोई आचरण ऐसा रहा है जिससे कि विपक्षी पार्टी भाजपा को कोई फायदा किया है उन्होंने या किसी प्रकार से मदद करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई। खबर मसूरी से है, जहां स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 26वीं मेजर ध्यानचंद स्मृति 6A साइड हॉकी प्रतियोगिता का समापन मसूरी के पब्लिक स्कूल के मैदान में किया गया और जहां पर प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से आई टीमों ने भाग लिया और रोमांचक मुकाबलों में अपने शानदार खेल और कौशल का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि सीनियर गर्ल्स वर्ग में भिलाई स्टील प्लांट की टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने नाम पर खिताब को किया है। तो वहीं आपको बता दें कि समापन समारोह में खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए मुख्य अतिथि और देहरादून के नगर निगम के पार्षद सुशांत बोहरा ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया और जिसके बाद सुशांत ने कहा कि मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन लगातार खिलाड़ियों को मंच देने का कार्य कर रही है, परंतु अफसोस की बात यह है कि मसूरी में आज भी एक समुचित खेल मैदान नहीं है। उन्होंने इसे राज्य सरकार और क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की विफलता बताया है। तो वहीं आपको बताते चले, उन्होंने आगे यह भी कहा कि जल्द ही भिलाड़ू स्टेडियम के निर्माण को लेकर आवाज उठाने की घोषणा की। तो वहीं बताते चले कि मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर और कांग्रेस के नेता गौरव अग्रवाल ने भी मसूरी और आसपास के खिलाड़ियों के साथ हो रही उपेक्षाओं पर नाराजगी जताई और बहुत ही सुंदर मैं देख रहा था आज यहाँ पर जब आपके मैच हो रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेत्री डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को दबाने के काम करने की कोशिश की है और जबकि बिहार पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि आरोपी व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता हमेशा जल्दबाजी में बयान देते हैं, जबकि कांग्रेस के नेता सच्चाई और ईमानदारी से जनता के बीच काम करते हैं। कल से भारतीय जनता पार्टी इतना हल्ला मचा रही है कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, तेजस्वी जी माफी मांगे, पूरी कांग्रेस पार्टी माफी मांगे और खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। भारतीय जनता पार्टी जिस बात को मुद्दा बना करके बिहार की जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही थी, वो प्रयास असफल साबित हुआ, क्योंकि कल से कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि उस मंच पे ना राहुल गांधी जी थे और ना ही तेजस्वी यादव जी थे, वो कोई अराजक तत्व पहुंचा था। और आज पता चला कि वो जो अराजक तत्व है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, जिसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है। अब हमारी सरकार तो है नहीं वहां पर कि हम वहां पे मैनिपुलेट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ले आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि विवेक के साथ कार्य करना चाहिए, पहले व्यक्ति के बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए। राहुल गांधी जी वो शख्सियत है जो अपनी मां के साथ साथ सबकी मां का सम्मान करते हैं। आज तक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए या उनकी पत्नी के लिए एक शब्द भी प्रयोग नहीं किया। और कल भारतीय जनता पार्टी के नैतिकवान जो है नेताओं को बड़ा बुरा लगा, उन्हें बड़ी उलझन हुई, बड़ी मां की याद आ गई कि मां का तो
सम्मान है, सबकी माएं हैं, राहुल गांधी जी की मां नहीं। जिस मां के बारे में कितनी बार अपशब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी ने करने का जो है कार्य किया है, और ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो मैं बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी प्रदेश की जो जनता है उन्हें बुरा लगता है उन शब्दों से। तब भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों के साथ साथ जो पुरुष नैतिकता का पाठ कल से पढ़ा रहे थे, तब उनके मुंह में दही जमी हुई थी। कांग्रेस की विधवा कहने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने माननीय सोनिया गांधी जी को किया, तब मां का सम्मान नहीं था, और भी क्या क्या नहीं बोला आप शब्दों का प्रयोग। तो कल जो भी हुआ वो निंदनीय है, उसकी निंदा की कांग्रेस पार्टी ने, भर्त्सना करने का कार्य किया। लेकिन कल जो हुआ वो सबक भी है कि आप जो झेल नहीं सकते वो मुंह से बोलिए भी मत। अपनी मां का सम्मान करते हैं तो दूसरों की मां का भी सम्मान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एक बदतमीज बिगड़ैल प्रवक्ता ने नेशनल डिबेट पे हमारे जो है नेशनल स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी की माता को इतनी भद्दी गाली देने का कार्य किया। तब कहां थी ये महिला नेत्रियां, तब कहां थी ये भारतीय जनता पार्टी के नैतिकवान नेता। तो कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में आप झांक के देखिए अगर किसी दूसरे पे उंगली उठा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।